न कोई ताकत, न कोई अदावत, चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल, लब है तेरा आजाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जूले। एक बार फिर से लद्दाख रियलिटी शो में आप तमाम व्यूवर्स को मैं मोहसिन कमाल हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं लद्दाख रियलिटी शो में लेह एपेक्स बॉडी के सदस्य एवं सोशल एक्टिविस्ट मेहदी शाह जी को आमंत्रित करके लाया हूं। मेहदी शाह जी, आपको मैं मेरे इस इंटरव्यू में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन कमाल, धन्यवाद आपके लिए। आपने मेरे साथ ये इंटरव्यू करने के लिए वक्त निकाला और मेरी तरफ से आपके तमाम देखने वालों को सलाम और नमस्कार। जी मेहदी शाह जी, मैं हमेशा लद्दाख की जनता की आवाज बनकर लद्दाख के नेतागण के सामने उपस्थित होता हूं और वो तमाम प्रश्न लद्दाख के नेतागण के सामने रखने की प्रयास करता हूं जो लद्दाख की जनता जानना चाहती है। तो सर, मैं आपके सामने भी चंद प्रश्न रखना चाहता हूं। जी। तो सर, मेरा पहला प्रश्न है, आज या कल लगभग सरकार बनने जा रही है, तो आपको जो बनने वाली जो सरकार है उस पर 6वें शेड्यूल को लेकर कुछ उम्मीद है आपको? तो सबसे पहले तो जो सरकार नए बनने वाले हैं, उम्मीद तो है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद हमें रखना चाहिए। अब जो नया सरकार बनने वाला वो पहले सरकार से काफी अलग होंगे। वो अलग इसलिए होगा क्योंकि पहला वाला जो सरकार था वो फुल मेजॉरिटी जो था वो एक ही पार्टी का था और उस पार्टी ने क्लियरली डिनाई किया था लद्दाख को 6 शेड्यूल या स्टेटहुड देने के लिए। अब जो पावर में आया, जनता ने संविधान को बचाने के लिए अब एक अलायंस आया है जिसको हम कहते हैं इंडिया अलायंस, जो कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पे काफी हद तक निर्भर है। और ये दोनों नेता अगर आप देखें तो उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो थोड़ा सेंट्रिक और लेफ्ट लीनिंग रहा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी है ना। अपोजिशन इससे पहले भी था लेकिन अपोजिशन बहुत कमजोर था। अब लगभग इंडिया अलायंस ने जो अपोजिशन में होंगे और जो इंडिपेंडेंट या अदर्स होंगे मिला के लगभग 234, 35 और 40 अपोजिशन होंगे, है ना। तो अपोजिशन अब बहुत बहुत मजबूत हुआ। तो लोकतंत्र में अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है। जब एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो तो हम सरकार से भी उम्मीद कर सकते हैं कि शायद जो 6ठे शेड्यूल की मांग है लद्दाख का, जो 6 स्टेटहुड का मांग है, वो शायद सरकार पे दबाव आ कि सरकार ग्रांट करे लद्दाख को। और हमें उम्मीद नहीं होना चाहिए और जो संघर्ष है वो लगातार करते रहना चाहिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक जो है अधिकार है। जी मेहदी शाह जी, मैं 6वें शेड्यूल को लेकर एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो आपको भी विदित है, सारे लद्दाख के निवासियों को भी विदित है, ये लड़ाई इंजीनियर सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। तो आप लोगों ने इलेक्शन समाप्त होने तक इस संघर्ष को कुछ पल के लिए आप लोगों ने कुछ पल के लिए इसको रोका था, कुछ पल के लिए बंद किया था। लेकिन क्या आपको लगता है ये जो इलेक्शन के बाद यानी सरकार बनने के बाद इस संघर्ष को फिर से आगे ले जाने के बारे में क्या लेह एपेक्स बॉडी के सदस्य सोच रहे हैं इसके बारे में? तो इससे पहले एपेक्स बॉडी ने ये बात वाजे किया है कि ये जो मूवमेंट है वो कुल मिलाकर 4 पॉइंट एजेंडा जिसे हम कहते हैं, उसमें से 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, 6 शेड्यूल और स्टेटहुड। तो 6 शेड्यूल और स्टेटहुड का जो अपेक्स स्टैंड है वो जब तक लद्दाख की ये मांगे या 4 मांगे जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन और सेपरेट एमपीज है दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए और कारगिल के, जब तक ये फुलफिल नहीं होता ये मूवमेंट चलता रहेगा। तो सरकार बदलने से, सरकार रहने से मुझे नहीं लगता इस मूवमेंट को रोकना चाहिए या रुकेगा। तो अपेक्स का क्लियरली ये स्टैंड रहा कि जब तक लद्दाख की मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये अनशन हो, ये मूवमेंट हो, अलग अलग तरीके से चलता रहेगा और ये मांग लगातार लद्दाख के लोग करते रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, जो रोकने के पीछे का जो रेशनल था, जो लॉजिक था, वो इसलिए रोका था क्योंकि इस पूरे मूवमेंट जो है उसका एजेंडा ही नॉन पॉलिटिकल है। हम किसी को सरकार में लाना या गिराने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि 4 मांगों को पूरा करने के लिए। क्योंकि उस दौरान मॉडल को कोड ऑफ कॉन्डक्ट को इलेक्शन बहुत ही नजदीक था, तो इस मूवमेंट की वजह से इलेक्शन पे इम्पैक्ट ना पड़े और लोगों को अपने जो अधिकार है वोट देने का वो बराबर से अपने गाँव में जाके दे पाए, अपने जगह पे जाके दे पाए, इसलिए इस अनशन को एक ब्रेक दिया है। जब नया सरकार बनेंगे तो लेह एपेक्स बॉडी आपस में बातचीत करके फिर जो नया डेट आएगा
और नए तरीके आएंगे इस मूवमेंट को आगे ले जाने का, वो जल्द ही अपडेट होगा मेरे हिसाब से। तो अभी तक तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार बनने की, और आज या कल में मेरे हिसाब से अब सरकार भी बनने वाला है। जी मेहदी जी, लोग खाली 6 शेड्यूल के बारे में कहते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि आखिर, ज़्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम कि आखिर 6 शेड्यूल में लद्दाख को किस तरह की प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो क्या आप जनता तक ये बात, आपके माध्यम से मैं ये बात जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, आखिर 6 शेड्यूल में लद्दाख को किस तरह की प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कि 6वें शेड्यूल के अंदर लद्दाख को किस तरह की प्रोटेक्शन दिया जा सकता है? तो किस तरह की प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, इसका जवाब आपको मिलेगा। किस तरह का प्रोटेक्शन अभी हाल ही में लद्दाख को नहीं है, खासकर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद। उससे पहले प्रोविजन था 35A जैसे लोगों का, जिसकी वजह से यहाँ की लैंड प्रोटेक्ट होते थे, यहाँ के काउंसिल काफी एम्पावर्ड थे, और यहाँ की जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास पावर था, और हम एक स्टेट में थे जिसके पास ऑलरेडी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर थे। अब एब्रोगेशन आर्टिकल 370 हटने के बाद जो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी दिया गया विदाउट एनी लेजिस्लेशन, इससे साफ हो गया अब लद्दाख के लोगों के पास लेजिस्लेटिव पावर नहीं रहा, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास लेजिस्लेटिव पावर नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है लॉ मेकिंग जो पावर है, ठीक है। और दूसरा, लद्दाख जो है वो इकोलॉजिकली बहुत ही सेंसिटिव जगह है, हिमालयाज के हाई अल्टीट्यूड जगह है। यहाँ आप देखते हैं बहुत सारे ग्लेशियर्स है आपको, और यहाँ पे जितने भी जो ट्राइब्स एग्जिस्ट करते हैं, कम से कम गवर्नमेंट ऑफिशियली 8 से 9 ट्राइब रिकग्नाइज किया गया है, ठीक है। तो उन 9 ट्राइब में जैसे कि बल्ती ट्राइब हुआ, या बोथ हुआ, या पुरिक हुआ, शीना हुआ, तो इस तरह के ट्राइब एग्जिस्ट करते हैं, और इन सारे ट्राइब का डिपेंडेंट जो है वो डायरेक्टली स्नो वाटर पे, ठीक है। अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ना, क्योंकि लोकल लोगों के पास तो पावर नहीं है, तो यहाँ की इकोलॉजी को बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, और यहाँ की जो ट्राइबल्स लोग की जो इकोलॉजी है, जो डिपेंडेंट है, उनके लिवलीहुड है ना, उनकी सर्वाइवल जो है वो मुश्किल होगा। पहला आर्ग्यूमेंट तो ये। अब दूसरा है, जब हम ट्राइबल्स की बात करते तो यहाँ पे माइक्रो कम्युनिटीज बहुत कम ही पॉपुलेशन, ठीक है, पूरे यूनियन टेरिटरी की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी जो अंदर की जो डाइवर्सिटीज, अलग अलग ट्राइब, उनकी और भी बहुत कम संख्या। तो अगर प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता, अगर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर नहीं मिलते हैं लद्दाख के लोगों को, तो शायद इन तमाम ट्राइब की आइडेंटिटी खतरे में। अब आइडेंटिटी से मुराद ये है कि इनका कल्चर्स, इनकी लैंग्वेज, जहां तक लैंग्वेज की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ ट्राइब्स का एक्सेप्ट शीना, उनकी जो लैंग्वेज है वो टिबेटो बर्मीज श्रेणी में आता है, टिबेटिक लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि बूटी को या यीगे को 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखने की जरूरत है। तो यहाँ के लोगों को संरक्षण करने के लिए, यहाँ ट्राइबल आइडेंटिटी को संरक्षण करने के लिए लोग मांग कर रहे हैं, और 6 शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244(2) और 275(1) में जो प्रोविजन दिया गया, इससे पहले मिजोरम, मेघालय इस तरह के स्टेट में दिया गया था उनके ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। लद्दाख का आर्ग्यूमेंट ये है कि लद्दाख में 97% ट्राइबल पॉपुलेशन, इकोलॉजी सेंसिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे आप डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन बहुत कम। आर्टिकल 370 से पहले हम स्टेट में थे तो हमारे पास 3-4 MLAs हुआ करता था, कि MP हुआ करता था, अब तो एक ही MP रहा, ठीक है, और काउंसिल भी इतना कमजोर हो गया कि उसके पास कहने के लिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेकिन वो हमें जमीन पे दिखता नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इज ओवर रूलिंग द लद्दाख। जब ब्यूरोक्रेसी ओवर रूल करता है, द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, द विल ऑफ द पीपल, है ना, वो ख्याल में नहीं रख पा रहे। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेट बाहर से आ रहा है, दे हैव अ लिटिल आइडिया एंड लेस एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है। तो इसलिए इस प्रोविजन के अंदर क्या है, 6 शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की प्रोविजन, और ये कौन तय करेगा? हु विल डिटरमिन? द गवर्नर ऑफ द स्टेट विल डिटरमिन, ठीक है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर है, आप लॉज बना सकते हैं लैंड, फॉरेस्ट, इकोलॉजी, कल्टीवेशन, इन तमाम चीजों पे, कस्टम, कल्चर पे, ठीक है। जुडिशियल पावर है, छोटे छोटे कोर्ट्स होंगे। हाँ, उस तरह की केसेस जिसका सजा जो है 5 साल से ज्यादा है, तब वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बाकी सारे केसेस जो होगा वो 6 शेड्यूल प्रोविजन के अंदर जो जुडिशियल पावर है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर आएगा, और एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर होंगे, जिसमें से 4 मेरे ख्याल में इलेक्टेड होंगे, नॉमिनेटेड होंगे, जो कि गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा।
फाइनेंशियल पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर से मुराद है कि अब इस काउंसिल के पास पावर रहेगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ऑटोनोमस काउंसिल बनते हैं, रीजनल काउंसिल, उसके पास रहेगा एजुकेशन को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर, हेल्थ को लेकर, इन तमाम चीज़ों को। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 6 शेड्यूल में इस तरह की प्रोविजन जो है, लद्दाख एक ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया और ट्राइबल लोगों के लिए बनाया था जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, हमारे बाबा अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो लद्दाख के साथ ये सटीक बैठता है और कुछ चीज़ें कॉन्टेक्चुअलाइज करने पड़ेंगे 6 शेड्यूल के अंदर। तो लद्दाख को अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी कल्चर को बताने के लिए, इकोलॉजी को बचाने के लिए 6 शेड्यूल की जो डिमांड है। जी मेहदी साहब, और एक सवाल आपसे, इस बार यानी 2024 में एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष संसद के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, तो जो विपक्ष है, जो इंडिया अलायंस के फॉर्म में है, उन्होंने नेशनल मैनिफेस्टो में भी लद्दाख के लिए 6वें शेड्यूल का जो मांग है उसको रखा गया था। तो आपको क्या लगता है कि इस विपक्ष के मदद से या माध्यम से लद्दाख के इन मुद्दों को यानी 6वें शेड्यूल को संसद के अंदर रखा जा सकता है, या विपक्ष के मदद से क्या लद्दाख को 6वें, लद्दाख के जो लोग हैं वो 6वें शेड्यूल की जो श्रेय है, क्या इसको ग्रहण, क्या इसको प्राप्त कर सकती है लद्दाख के लोग? तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, है ना, क्योंकि लद्दाख को अगर ये संघर्ष इस तरह से चलता रहे, पीसफुल तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से, और बिल्कुल विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीव्यू के अंदर हो, है ना, तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन तो जरूर हमें लद्दाख को लद्दाख का हक मिलेगा, जिसमें स्टेटहुड और 6 शेड्यूल है। ठीक है, अब आपने बात की इस सरकार में जो है वो विपक्ष मजबूत होता है। बिल्कुल, डेमोक्रेसी में विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है, और आज विपक्ष मजबूत है, तो उस विपक्ष मजबूत होने का ताकत अब लोगों को भी मिलता है। इससे पहले भी जो विपक्ष थे, जहां तक मुझे याद है, अंबिका सोनी जी ने संसद में ये बात रखा था 6 शेड्यूल लद्दाख के लिए, लेकिन तब विपक्ष कमजोर था तो उसको उतना ताकत नहीं मिला। अब हम उम्मीद करते हैं अगर विपक्ष और हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो मेंबर पार्लियामेंट है श्री हनीफा जान, अगर इसको स्ट्रांगली, है ना, रखे पार्लियामेंट में और लड़े, तो बहुत कुछ हो सकता है, और ये आवाज और मजबूत हो सकता है, लद्दाख के लोगों के लिए और ताकत मिल सकता है। और अपोजिशन का रोल होना भी चाहिए, और अपोजिशन का यही रोल है, लोगों की बातों को संसद में रखना। जी, और एक सवाल मेहदी शाह आपसे, स्वतंत्र कैंडिडेट हनीफा जान जी को लेकर, उन्होंने अपनी भाषण में एक बात कही, मैं लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो सदस्य है उनकी इन मांगों को आगे ले जाने की प्रयास करूंगा, यानी संसद तक पहुंचाने की मैं प्रयास करूंगा। तो आप मुझे ये बताइए, क्या लेह अपेक्स बॉडी के जो सदस्य और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो सदस्य हैं, क्या वो स्वतंत्र कैंडिडेट हनीफा जान जी के संपर्क में है इस समय? तो वो मुझे नहीं मालूम कि संपर्क में है कि नहीं है, लेकिन जब हमने लद्दाख में एक नुमाइंदा चुना जी, एक मेंबर पार्लियामेंट चुना, और पूरे लद्दाख की जो मांगे हैं, कारगिल से लेके तुर्तुक से लेके दराज से लेके चंपा के, तो वो क्या है, 4 पॉइंट एजेंडा है। ये जो 4 पॉइंट एजेंडा है, जो पीपल्स मूवमेंट चला था, वो तो लोगों की मांगे हैं। जो चुने गए नुमाइंदे हैं, अब उसको किन की बात रखना चाहिए पार्लियामेंट में? लोगों की बात रखना चाहिए। तो 4 पॉइंट एजेंडे पे मैंने सुना भी है कि श्री हनीफा जान ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख ने कहा कि उस पर वो लड़ेंगे। तो मुझे उनसे उम्मीद है वो लद्दाख के लोगों की आवाज़ को, लद्दाख के लोगों की एस्पिरेशंस को संसद में रिग्रेसली रखेंगे, लड़ेंगे हक के लिए, और जो काम उन्हें जिम्मेवारी दिया है लद्दाख के जनता ने, वो मुझे लगता है कि वो करने में कामयाब होंगे। जी जी मेहदी शाह, और एक सवाल आपसे, स्वतंत्र कैंडिडेट हाजी हनीफा जान जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कितनी उम्मीद है आपको उसके ऊपर, हनीफा जान जी के ऊपर? जी, एक लद्दाख वासी होने की वजह से, और हमने ही चुना है, हम लोगों ने ही चुना, लद्दाख के नुमाइंदे हैं, तो उम्मीद रखना भी चाहिए, और उस उम्मीद पे उनको खड़ा उतारना भी चाहिए, है ना। 6 शेड्यूल मिले या नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन मेंबर पार्लियामेंट श्री हनीफा जान का एफर्ट्स में कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आई ऑलवेज अप्रिशिएट एन एफर्ट देन द रिजल्ट, है ना। रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन एफर्ट उनका बराबर रहता है, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। और मेरी उम्मीद ही यही है, क्योंकि हमने उन कैंडिडेट के ऊपर भरोसा किया है जिन्होंने 4 पॉइंट एजेंडा के ऊपर कहा है कि हम आपको इस पे बात रखेंगे। जैसे कि कांग्रेस के कानमगियाल ने भी 4 पॉइंट एजेंडा पे कहा कि इसको मैं संसद में रखूंगा, और हनीफा जान जी ने भी कहा है।
है ना। तो अगर आप इलेक्शन में वोट शेयर भी देखें तो इन्हीं दोनों का सबसे ज्यादा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लद्दाख के लोग चाहते हैं कि जो एमपी चुने जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, वो इन 4 मांगों को रखेंगे। तो मेरा उम्मीद है और उम्मीद करना भी चाहिए, और होपफुली कि हमारी आवाज़ हनीफा जान जी के माध्यम से और मजबूत हो, लद्दाख के लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट में रखे, है ना, और लड़े। तो ये उम्मीद तो बराबर है। जी जी मेहदी शाह, और एक सवाल आपसे। 2024 के चुनाव में विजय प्राप्त की हनीफा जान जी द्वारा, लेकिन द्वितीय स्थान पर कांग्रेस पार्टी को देखा गया, तृतीय स्थान पर देखा गया भारतीय जनता पार्टी। तो आप मुझे ये बताइए, क्या इस चुनाव की प्रभाव, ये असर 2025 में जो हिल काउंसिल की चुनाव होने वाली है, क्या उस पर कुछ असर पड़ सकता है? ये जो चुनाव है, इसकी जो प्रभाव है वो हिल काउंसिल के इलेक्शन में देखा जा सकता है? बिल्कुल 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 पड़ सकता है ना, क्योंकि जो मेंबर एमपी का जो इलेक्शन है इसे कहते हैं एक सेमीफाइनल टाइम, है ना, और ये काफी हद तक तय करता है कि काउंसिल में कौन पावर है। हैविंग सेड दैट, ये गारंटी नहीं है कि अगर वोट शेयर कांग्रेस को ज्यादा मिला है या इंडिपेंडेंट को ज्यादा मिला है तो वही जीतेंगे। वो डिपेंड करता है कि पार्टी लोगों के एस्पिरेशन को कितना स्ट्रांगली रखता है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजी क्या हो, है ना। अगर वो सारे फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो हर पार्टी के पास इक्वल चांसेस है। एंड पॉलिटिक्स इज ऑलवेज अनसर्टन बोलते हैं ना, कभी भी कुछ हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जो वोट शेयर मान लीजिए कांग्रेस को इंडिपेंडेंट को मिला है तो काउंसिल बनेगा ही बनेगा। एक गुड साइन कह सकते हैं कांग्रेस के लिए या इंडिपेंडेंट के लिए, या कांग्रेस के लिए खासकर, क्योंकि यही दोनों पार्टी काउंसिल में लड़ेंगे। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि बीजेपी के लिए चांस नहीं। बीजेपी को भी अगर आप देखें तो वोट शेयर में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं थे कांग्रेस और बीजेपी में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बीजेपी लोगों के मुद्दों को रखे, है ना, लोगों के बीच में जाए, और जिस तरह के लद्दाख के लोगों की सोच है उस सोच को रखे और कैपेबल लीडर्स को आगे रखे, तो क्यों नहीं जीत सकता है, क्यों नहीं पब्लिक वोट दे सकता है। तो फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, लेकिन एक तरह का प्रभाव, एक इम्पैक्ट तो करता है, और एक नैरेटिव भी बिल्ड करता है कि लद्दाख के लोग किस दिशा में या किस तरह के लीडर्स को या किस तरह की पार्टी को पसंद करते हैं। जी मेहदी शाह, अंतिम सवाल आपसे पॉलिटिक्स को लेकर, यानी राजनीति को लेकर। इस पॉलिटिक्स में यूथ की क्या रोल होनी चाहिए? क्योंकि आप भी यूथ हो, तो आप क्या सोचते हो, जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, इसमें यूथ की क्या रोल होनी चाहिए? देखिए, यूथ का रोल न सिर्फ पॉलिटिक्स में, हर फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात करें तो बहुत पॉलिटिक्स को हम समाज में बहुत ही अच्छा नहीं है, कुछ खराब है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे हम राजनेता जो होते हैं वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं पब्लिक को, है ना, गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हो, कंस्ट्रक्टिव बदलाव सोसाइटी में लद्दाख के लिए सर्विस देना चाहते हो, तो पॉलिटिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट एरिया, ठीक है। अब यूथ का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, क्योंकि यूथ का ही सोच कल के लद्दाख को बनाएगी। अब क्या सोच होना चाहिए? जैसे कि हमने देखा कि लद्दाख में डिफरेंट ट्राइब्स एग्जिस्ट करता है, अलग रीजन से। इस बार करगिल से एमपी आया, अगली बार लेह से आएंगे, और जो भी कैंडिडेट आएंगे उनकी सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड अलग होगा, ठीक है। तो पॉलिटिक्स जो है वो किसी रीजन या कम्युनल आधार ना हो, ठीक है। किसी का आइडेंटिटी पर्टिकुलर रिलीजन से होना या जगह से होने को कम्युनल नहीं कह सकता, जब तक आप पॉलिटिक्स के माध्यम से वोट इकट्ठा करने के लिए किसी कम्युनिटी को पोलराइज करते हो या किसी पार्टी किसी कम्युनिटी को नीचे दिखाते हो, ठीक है, तो ये गलत है। तो यूथ का रोल है एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ, है ना, पॉलिटिक्स में शामिल होना चाहिए, एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए, लोगों की बात को रखना चाहिए। दूसरा, जो आइडेंटिटीज है, बैरियर्स है सोसाइटी में, उनसे ऊपर उड़कर, है ना, उनसे ऊपर उड़कर लद्दाख की लोगों की इश्यूज को रखना चाहिए, लद्दाख के लोगों की एस्पिरेशन को रखना चाहिए, और लद्दाख कैसे बेहतर एक समाज बन सकता है, कैसे डेवलप हो सकता है सोशली, है ना, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, और कैसे यूनिटी ला सकता है पॉलिटिक्स के थ्रू, है ना, कैसे लोगों को एम्पावर किया जा सकता है पॉलिटिक्स के थ्रू। तो यूथ का बहुत बड़ा रोल रहेगा, और मैं समझता हूँ कि एजुकेटेड यूथ की सख्त ज़रूरत है, पॉलिटिक्स में रहेगी, और समाज के लिए भी ज़रूरी है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि यूथ का बहुत रोल है, और यूथ को बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के लिए
आना चाहिए, अपने रिस्पेक्टिव एरियाज और रीजन्स की आवाज़ को लोगों तक रखना चाहिए। तो मुझे लगता है ये एक जिम्मेवारी भी होगा यूथ्स के लिए, और ये जिम्मेवारी एक बहुत ही अच्छी जिम्मेवारी है, और इस तरह की जिम्मेवारी में अपनी कसर और कमी नहीं छोड़ना चाहिए। ये मेरा थॉट्स है इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ इनटू द पॉलिटिक्स। जी धन्यवाद मेहदी जी, आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर मुझे यहाँ पर इंटरव्यू दी, तो इस विषय में मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं आप सभी व्यूवर से अनुरोध करता हूँ, लद्दाख रियलिटी शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन यानी बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं मोहसिन कमाल हमेशा सच्चाई को निष्पक्ष तरीके से लद्दाख की जनता तक पहुंचाने की प्रयास करता हूं। धन्यवाद।